हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 9th 10th 11th 12th हिंदी में हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। और व्याकरण में हम लोगों ने जो टॉपिक प्रारंभ किया हुआ है वो निबंध किया हुआ है। और इस टॉपिक में हम बहुत सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं। निबंध लिखने के तरीके, निबंध कैसे प्रारंभ किया जाता है, कैसे हम खुद हेडिंग तैयार कर सकते हैं, और फिर कैसे हम उन्हीं हेडिंगों को निबंध के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। निबंध को केंद्र मान उन अपने हेडिंगों का किस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन पर लिख सकते हैं। प्रारंभ में हम क्या हेडिंग लिखेंगे, बाद में हम क्या हेडिंग लिखेंगे, दूसरा हम क्या हेडिंग लिखेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे। तो इसके विषय में हम पूरी जानकारी हासिल कर चुके हैं अपने पिछले पीरियडों में। अब हम जो निबंध प्रारंभ करने जा रहे हैं, हमने इसके अनेकों एग्जाम्पल बतला दिया आपको लिखने। अनेकों जो इम्पोर्टेंट निबंध परीक्षा में आते हैं वो अनेकों निबंध हमने आपको बतला दिए। अब हम जो इसका नेक्स्ट उदाहरण पेश कर रहे हैं, चूँकि इस प्रकार के निबंध भी बोर्ड में आ सकता है, चूँकि सरकार जो है नई शिक्षा नीति प्रारंभ करने जा रही है बहुत शीघ्र, इसलिए हो सकता है कि सरकार का विशेष ध्यान इस पर है। ऐसे टॉपिक पर बोर्ड परीक्षा में निबंध एग्जामिनर क्वेश्चन के रूप में आपको लिख दे। नई शिक्षा नीति, इसके प्रमुख बिंदु, पहला वही जैसे आप जानते हैं बड़े अच्छे से प्रस्तावना, बाद वाला वही आप जानते हैं उपसंहार। अंग्रेजी शासन में शिक्षा की स्थिति, इसको पीछे से लेकर चलेंगे, यानी अंग्रेजी शासन में शिक्षा की स्थिति क्या थी। अभी जो नई शिक्षा नीति प्रारंभ होने जा रही है उसके विषय में तो इसमें वर्णन नहीं होगा, लेकिन इससे पहले जो नई शिक्षा नीति प्रारंभ हुई थी, इस शिक्षा नीति से पहले, उसके विषय में अवश्य इसमें वर्णन होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद की स्थिति, या तो अंग्रेजी शासन के समय की स्थिति दूसरे हेडिंग में बतलाएंगे, फिर स्वतंत्रता के बाद में शिक्षा की भारत में क्या स्थिति आई वो हम इसमें स्पष्ट इस हेडिंग में हमने वही बात स्पष्ट कर देनी है। चौथा, शिक्षा नीति का उद्देश्य, यानी उद्देश्य क्या है, शिक्षा नीति क्यों प्रारंभ की जाती है। पांचवा, नई शिक्षा नीति की विशेषताएं, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी इससे इस जो होने जा रही है और अब जो शिक्षा नीति चल रही है, जब यह लागू हुई थी तो इसकी क्या विशेषताएं हैं। नई शिक्षा नीति की समीक्षा, भी इसकी समीक्षा करेंगे, और फिर लास्ट में वही हम हेडिंग उपसंहार लिखेंगे। तो ठीक उसी तरीके से प्रस्तावना आ गया, बड़े साफ स्वच्छ तरीके से हम प्रस्तावना लिखेंगे, आप अपनी बुक से भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी शासन में शिक्षा की स्थिति स्पष्ट करेंगे। अंग्रेजी शासन में चूँकि शिक्षा बहुत कम थी, पहले लोग अधिकतर अनपढ़ ही रह जाते थे, शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, स्कूलों की ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अध्यापकों की ऐसी व्यवस्था नहीं थी, प्राइवेट संस्थाएं नहीं थी। तो इस तरीके से हम इसमें वर्णन सारा कर देंगे। स्वतंत्रता के बाद की स्थिति, जब देश आज़ाद होगा तो उसके बाद शिक्षा की क्या स्थिति रही भारत में। फिर आगे शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है, वही जो आपने हेडिंग पीछे लिखा है, इसके बारे में हम इसमें क्लियर करेंगे। नई शिक्षा नीति की क्या विशेषता है, जिसमें नंबर 1 नवोदय विद्यालय है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित हैं। रोजगार परक शिक्षा है, 10+2+3 का पुनर्विभाजन है, समानांतर प्रणाली है, अवलोकन व्यवस्था है, उच्च शिक्षा में सुधार, आवश्यक सामग्री की व्यवस्था। तो इतनी सारी बातें आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत जानकारी हो जाएंगी। मूल्यांकन और परीक्षा सुधार, शिक्षकों को समान वेतनमान, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो दूरस्थ शिक्षा देते हैं, जैसे इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी। नई शिक्षा नीति और आगे वाला हेडिंग जो देखेंगे हम, नई शिक्षा नीति की समीक्षा, और इसके बाद लास्ट में हमारा हेडिंग वही बनता है फिर उपसंहार। तो इस तरीके से हमारे सारे हेडिंग हो गए। और इस बात का विशेष ध्यान नहीं रखना है कि निबंध में जो हेडिंग है वह आपके अधिक से अधिक संख्या में होने चाहिए, क्योंकि उसी का इम्प्रेशन जो चेक करने वाला होता है वो ज़्यादातर आपके हेडिंग तो अवश्य पढ़ ही लेगा, चाहे आपके
कहीं कहीं से पढ़ेगा लाइनें, पूरा निबंध शायद न पढ़ सके, लेकिन आपके हेडिंग अवश्य पढ़ेगा कि हेडिंग उससे रिलेटेड है कि नहीं है, हेडिंग में आपकी कितनी सार्थकता है। तो आपके हेडिंग अधिक से अधिक और उससे रिलेटेड ही होनी चाहिए आपके टॉपिक से। तो ये आपका निबंध आज का कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।